बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी अनपढ़ बीवी को हमेशा महज एक नौकरानी समझा और पैसे की हवस में अंधा होकर उसे एक रात अपने बॉस की महफिल में खुश करने के लिए जबरदस्ती भेज दिया। वो मेरे पांव पकड़कर गिड़गिड़ाती रही, अपनी पाकदामनी का वास्ता देती रही, मगर मैंने उसे धक्का देकर गाड़ी में बिठाया और खुद बाहर खड़े होकर अपनी तरक्की के ख्वाब देखने लगा। जब 2 घंटे के बाद कमरे से बाहर आई तो उसके हाथ में एक भारी बैग था और चेहरे पर ऐसी भयानक खामोशी जिसे देखकर मेरा दिल पहली बार बोला। उसने वो बैग मेरे कदमों में फेंक दिया और कहा कि ये लो अपनी कीमत, अब मेरे अल्लाह का फैसला देखना। घर आकर बैग खोला तो होश फना हो गए। मैं अपना मुंह नोचता बीवी के कदमों में गिर पड़ा, क्योंकि कमाल के कांपते हाथों में वो सफेद लिफाफा था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस तरक्की के वो ख्वाब देख रहा था वो इतनी बड़ी जिल्लत में बदल जाएंगे। सामने पड़े पैसों के ढेर और सेठ वक्कार के खत ने उसे जीते जी मार दिया था। सलमा का वो जलाल, उसकी वो नफरत भरी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी कि आज के बाद मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं और तुम अपनी इस कीमत के साथ अब तन्हा जियोगे। ये वो लम्हा था जब कमाल को एहसास हुआ कि उसने अपनी हवस के खातिर अपनी जन्नत और अपनी इज्जत दोनों का सौदा कर दिया है। लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा था। इंसान जब हवस की अंधी खाई में गिरता है तो उसे अपने और पराए, हलाल और हराम की तमीज भूल जाती है। मेरा नाम कमाल है और मैं खुद को एक बहुत ही कामयाब और पढ़ा लिखा इंसान समझता था। शहर की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के ओहदे पर काम करते हुए मुझे अपने लिबास और अपनी शख्सियत पर बड़ा नाज था। ऑफिस में हर कोई मेरी सलाहियतों का मुतारिफ था और मैं भी जोम में रहता था कि मुझ जैसा कोई दूसरा नहीं। लेकिन ये चमक दमक सिर्फ ऑफिस की हद तक ही महदूद थी, क्योंकि घर का दरवाजा खुलते ही मेरी सोच बिल्कुल बदल जाती थी। मेरी माँ ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद से एक ऐसी लड़की से करवा दी थी जिसका मुझसे कोई जोड़ ही नहीं था। सलमा एक गांव की अनपढ़ और सादा सी लड़की थी जिसके लहजे में वही देहातीपन था जो मुझे हमेशा चुभता था। मैंने उसे हमेशा अपने मयार से बहुत नीचे समझा और कभी उसे अपने साथ किसी पार्टी या डिनर पर ले जाने की हिम्मत ही नहीं की। मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता कि अगर मेरे दोस्तों ने उसे देख लिया तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इतना मॉडर्न इंसान और बीवी ऐसी जाहिल है। घर का माहौल मेरे लिए कैद खाने से कम नहीं था, जहां सलमा सारा दिन मेरी खिदमत में लगी रहती थी। वो सुबह सवेरे उठकर मेरे कपड़े इस्त्री करती, मेरा नाश्ता तैयार करती और हर वक्त इस कोशिश में रहती कि किसी तरह मुझे खुश कर सके। लेकिन मैंने उसे हमेशा एक बोझ ही समझा जिसे मजबूरी में उठाना पड़ रहा था। जब मैं थका हारा ऑफिस से आता तो वो बड़ी मोहब्बत से मेरे सामने खाना रखती, मगर मैं उसके हाथ के जायके में भी सिर्फ खामियां तलाश करता। मुझे उसकी सादगी से सख्त नफरत थी और उसकी खामोशी मुझे काटती थी। कई बार माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की कि कमाल, सलमा एक बहुत नेक और खिदमतगुजार लड़की है, लेकिन मैंने कभी उनकी बात पर कान ही नहीं धरे। मेरी नजरें तो हमेशा उन बुलंद इमारात और लग्जरी गाड़ियों पर रहती थी जिनका मैं दिन रात ख्वाब दिखा करता था। मुझे लगता था कि सलमा की वजह से मेरी जिंदगी में वो रंग नहीं आ पा रहा जो एक कामयाब और अमीर इंसान की जिंदगी में होने चाहिए। मैं उसे सिर्फ घर की 4 दीवारी तक ही महदूद रखता और यही हुक्म दे रखा था कि जब कोई मेहमान आए तो वो सामने ना आए। ऑफिस में मेरा मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही बेलगाम ख्वाहिशात से था। सेठ वकार उस कंपनी का मालिक था और उसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थी। कोई कहता वो बहुत सख्त है, कोई कहता उसे खुश करना बहुत आसान है, बस इंसान को उसकी मर्जी के मुताबिक चलना पड़ता है। मैं पिछले 3 साल से एक ही कुर्सी पर बैठा अपनी तरक्की का इंतजार कर रहा था। जब भी कोई नया मैनेजर मुकर्रर होता मेरा दिल जलकर कबाब हो जाता। मुझे लगता कि मैं उससे कहीं ज्यादा काबिल हूँ, लेकिन शायद मेरी किस्मत मुझसे रूठी हुई है। उस दिन भी जब सेठ वकार ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया तो मेरे जहन में कई तरह के वसवसे थे। मुझे लग रहा था कि शायद आज मेरी किस्मत का फैसला होने वाला है। सेठ के सामने बैठकर मैंने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की फाइलें पेश की, लेकिन उसने फाइल देखे बगैर मेरी तरफ एक गहरी नजर डाली। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे मैं उस वक्त समझ न सका, मगर मेरे अंदर के लालची इंसान ने उसे एक बड़ा मौका समझकर खुशामदीद कहा। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे अंदर यह एहसास शिद्दत इख्तियार करता गया कि सीधे रास्ते से तरक्की हासिल करना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा कि किस तरह लोग चापलूसी और गलत रास्तों से रातों रात मालदार बन रहे हैं। मेरा लिबास, मेरा लाइफ स्टाइल, सब कुछ उधार पर चल रहा था, क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि मैं बहुत अमीर हूँ। लेकिन हकीकत में मैं एक ऐसे दलदल में फंसा हुआ था जहाँ से निकलने का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ दौलत और ओहदा था। लेकिन हकीकत में मैं एक ऐसी दलदल में फंसा हुआ था जहाँ से निकलने का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ दौलत और ओहदा था। सलमा अक्सर मेरे परेशान चेहरे को देखकर पूछती कि कमाल साहब, आप इतने फिक्रमंद क्यों रहते हैं? लेकिन मैं उसे झिड़क देता कि तुम इन बातों को नहीं समझोगी। उसका अनपढ़ होना मेरे लिए एक ऐसा उज़र बन गया था जिसके पीछे मैं अपनी हर गलती छुपा लेता था। मुझे लगता था कि वो एक ऐसी मशीन है
जिसका काम सिर्फ घर संभालना है, और मेरे जज्बात या मेरी परेशानियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यही वो वक्त था जब मेरे ज़मीर की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता दबती चली गई और मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने की तैयारी शुरू कर दी, जिसने आगे चलकर मेरी हस्ती ही मिटा दी थी। ऑफिस में गुजरा जाने वाला हर लम्हा मेरे लिए एक अजियत बनता जा रहा था, क्योंकि मेरी नज़रें मुसलसल मैनेजर की उस खाली कुर्सी पर टिकी हुई थी जिस पर बैठने का ख्वाब मैं कई सालों से देख रहा था। मेरे साथ काम करने वाले कई जूनियर लड़के अपनी चालाकियों और सिफारिशों की बुनियाद पर मुझसे आगे निकल चुके थे, लेकिन मैं अब भी उसी असिस्टेंट मैनेजर के ओहदे पर फंसा हुआ था, जहां से तरक्की का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। मेरी माली हालत भी अब मेरा साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे शाहाना अखराजात मेरी तनख्वाह से कहीं ज्यादा थे और मैंने अपनी ज़ाहिरी इमारत को बरकरार रखने के लिए कई जगहों से उधार भी ले रखा था। सेठ वकार के बारे में ऑफिस के कैंटीन में होने वाली चमगोइयां मेरे कानों में रस घोलती थी कि वो उन लोगों को बहुत नवाजता है जो उसकी ज़ाती खुशी का ख्याल रखते हैं। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वो एक सख्त मिजाज इंसान है, लेकिन उसकी रंगीन मिजाजी के किस्से भी किसी से ढके छुपे नहीं थे, और यही वो कमजोरी थी जिसका फायदा उठाकर मैं अपनी तकदीर बदलना चाहता था। अचानक मेरे डेस्क पर मौजूद फोन की घंटी बजी और ऑपरेटर ने इत्तला दी कि सेठ साहब मुझे अपने कैबिन में याद कर रहे हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे लगा शायद आज मेरी किस्मत का ताला खुलने वाला है, और मैंने जल्दी से अपना कोट ठीक किया और बालों में हाथ फेर कर खुद को पूरा एतमाद जाहिर करने की कोशिश की। सेठ वकार अपने बड़े से कमरे में एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने मेज पर कई अहम फाइलें पड़ी थी, लेकिन उसकी तवज्जो किसी और तरफ थी। उसने मुझे बैठने का इशारा किया और चंद लम्हे खामोशी से मुझे घूरता रहा, जैसे वो मेरे अंदर छुपे हुए लालच को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी, मगर मैंने अपने चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट सजा रखी थी। उसकी खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी, मगर मैंने अपने चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट सजा रखी थी ताकि उसे ये तासुर दे सकूं कि मैं हर हुक्म बजा लाने के लिए तैयार हूं। सेठ वकार ने अपनी भारी आवाज में गुफ्तगू का आगाज किया और कहा कि कमाल साहब, मैंने सुना है कि आप बहुत समझदार और दुनियादार इंसान हैं और आपकी बीवी भी एक बहुत ही सुलझी हुई और घरेलू खातून है। मैंने हैरत से उसे देखा, क्योंकि मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो मेरी निजी जिंदगी के बारे में बात करेगा, लेकिन मैंने फौरन इस बात में सर हिला दिया और उसकी तारीफों का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने असल बात छेड़ी और कहा, मेरे फार्म हाउस पर एक बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं जिन्हें घर जैसा माहौल और सुकून दरकार है। मैं चाहता हूं कि आपकी बीवी एक रात के लिए वहां जाकर इंतजामात संभाल लें, ताकि मेहमान को किसी किस्म की कोई शिकायत न रहे। ये सुनते ही मेरे जहन की गरीज गोशों में वो तमाम अफवाहें ताज़ा हो गईं जो मैंने सेठ के बारे में सुन रखी थी, और मेरा ज़मीर एक लम्हे के लिए लरसा, लेकिन अगले ही पल मैनेजर की कुर्सी और नोटों की बारिश का ख्याल मेरे तमाम इखलाकी उसूलों पर गालिब आ गया। मैंने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर सेठ वकार को यकीन दिलाया कि ये तो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मैं आपके किसी काम आ सकूं, और सलमा तो बहुत ही अताअत गुजार है, वो ज़रूर चली जाएगी। सेठ के चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट आई और उसने मुझे थपकी देते हुए कहा, अगर ये काम ठीक तरह से हो गया तो आपकी तरक्की का लेटर कल आपकी मेज पर होगा। मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे और मुझे लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया फतह कर ली है और वो तमाम माली मसाइल अब एक पल में हल होने वाले हैं। मैंने सेठ से इजाजत ली और उसके कैबिन से बाहर निकलते वक्त मेरे कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे, क्योंकि मुझे अपनी गैरत से ज्यादा वो ओहदा अजीज था जिसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ऑफिस से घर जाते हुए पूरा रास्ता मैं अपनी कामयाबी के मंसूबे बनाता रहा और खुद को ये तसल्ली देता रहा कि आजकल के दौर में तरक्की पाने के लिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं। मैंने अपनी ज़मीर की उस आवाज़ को सख्ती से दबा दिया जो मुझे बार बार मलामत कर रही थी कि तुम अपनी इज्जत का सौदा करने जा रहे हो। लेकिन मैंने सोचा कि सलमा तो वैसे भी एक अनपढ़ देहाती लड़की है, उसे क्या पता चलेगा कि दुनियादारी और बिजनेस के तकाजे क्या होते हैं। मुझे लग रहा था कि एक बहुत ही आसान सौदा है जिसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए एक पूरी जिंदगी की आसाइशें मौजूद हैं। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, क्योंकि मैं जल्द से जल्द घर पहुंचकर सलमा को इस सफ़र के लिए तैयार करना चाहता था, और मेरे जहन में सिर्फ वो प्रमोशन लेटर घूम रहा था जो मेरे मुस्तकबिल को रोशन करने वाला था। घर पहुंचकर जब मैंने सलमा को देखा जो हस्बे मामूल किचन में मेरे लिए खाना बना रही थी, तो मुझे एक लम्हे के लिए उसकी मासूमियत पर तरस आया, मगर फिर फौरन ही मेरे अंदर का हरीस इंसान जाग उठा और मैंने उसे बड़े प्यार से बात करनी शुरू की। सलमा मेरे बदले हुए लहजे पर हैरान थी, क्योंकि मैंने कभी उससे इतने अच्छे तरीके से बात ही नहीं की थी। लेकिन वो बेचारी तो मेरी खुशी में ही अपनी खुशी तलाश करती थी। मैंने उसे बताया कि आज ऑफिस के एक बहुत बड़े अफसर की तरफ से हमें दावत मिली है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताकि मेरी इज्जत बनी रहे। वो ये सुनकर इस कदर खुश हुई कि उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब मेरी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत बन गई है।
लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि मैं उसे अपनी कामयाबी की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा था। मैंने उसे हुक्म दिया कि वो अपने बेहतरीन कपड़े निकाले और शाम के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमें वक्त पर पहुंचना था। वो बड़ी खुशी से अपने कमरे की तरफ भागी और मैंने सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगा लिया और कमरे की छत को घूरने लगा, जहां मुझे सिर्फ नोट ही नोट उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। मेरे लिए सलमा की वो खुशी और उसका वो एतमाद कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि मैं तो उसे एक ऐसी चीज समझ रहा था जिसे बेचकर मैं अपनी मनपसंद जिंदगी खरीद सकता था। उस वक्त मुझे इस बात का जरा बराबर एहसास नहीं था कि मैं किस आग के साथ खेल रहा हूँ और ये रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा पछतावा बनने वाली है। लेकिन हवस ने मेरी आंखों पर बट्टी बांध रखी थी और मैं सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोच रहा था। जमीर का मरना किसी भी इंसान की आखिरी मौत होती है और कमाल इस मौत को बहुत पहले गले लगा चुका था। जब इंसान के दिल में ओहदे और दौलत की हवस बैठ जाए तो उसे अपनी सबसे कीमती मता भी मामूली लगने लगती है। कमाल ने जब सेठ वक्कार की पेशकश कबूल की थी तो उसे लगा था कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी डील मुकम्मल कर ली है और अब उसकी कामयाबी की राह में कोई रुकावट बाकी नहीं रही। वो अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा मुसलसल यही सोच रहा था कि एक रात की बात है और फिर अगली सुबह वो असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन चुका होगा। उसे सलमा की मासूमियत या उसकी वफादारी का जरा भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि उसकी नज़र में सलमा की अहमियत सिर्फ उतनी ही थी कि वो उसे अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सके। उसने अपने जहन में बार बार उन जुमलों को दोहराया जो उसने सलमा को मनाने के लिए कहने थे, क्योंकि उसे मालूम था कि वो एक पुराने ख्यालात की औरत है और उसे इस काम के लिए राजी करना आसान नहीं होगा। मगर तलाक की धमकी का हथियार उसके पास महफूज था, जिसे वो आखिर में इस्तेमाल करने का इरादा रखता था। घर पहुंचकर जब उसने सलमा को किचन में काम करते देखा तो उसे पहली बार उसकी सादगी पर गुस्सा आने के बजाय एक अजीब सी इत्मीनान बख्श लहर महसूस हुई कि ये औरत कितनी बेवकूफ़ है, जिसे अपने मुस्तकबिल की कोई खबर ही नहीं। कमाल ने बड़े मसनूई प्यार से उसे पुकारा और कहा, सलमा, आज तुम बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि मेरे बॉस ने हमें एक खास तकरीब में मदऊ किया है। सलमा, जो आमतौर पर कमाल की बेरुखी की आदी थी, अपने शौहर के लहजे में ये नरमी देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में एकदम खुशी की चमक आ गई। उसे लगा कि शायद इतने सालों की खिदमत के बाद अब कमाल का दिल पसीज गया है और वो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा तस्लीम करने लगा है। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या वाकई आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे? क्योंकि अब तक तो आप मुझे हमेशा घर में ही छुपा कर रखते थे। कमाल ने झूठ बोलते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बड़े अफसरान भी देखें कि मेरी बीवी कितनी सुघड़ और बाहया है। बस तुम अपना बेहतरीन लिबास पहनकर तैयार हो जाओ। सलमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वो फौरन अपने कमरे की तरफ भागी ताकि वो शादी का जोड़ा निकाल सके जो उसने बरसों से संभाल कर रखा हुआ था। कमाल उसे जाते हुए देखकर दिल ही दिल में हंस रहा था कि ये देहाती औरत कितनी जल्दी मेरी बातों में आ गई। उसने अपने लिए एक महंगा सूट निकाला और आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगा, जैसे वो अपनी कामयाबी का जश्न अभी से मना रहा हो। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वो जिस औरत को तैयार करने का कह रहा है वो उसे किस भेड़िए के सामने पेश करने वाला है। उसके लिए अखलाकियात और गैरत सिर्फ किताबी बातें थी, जबकि अमली जिंदगी में उसे सिर्फ मादी फायदा नजर आ रहा था। उसने सोचा कि एक बार मैनेजर बन गया तो वो सलमा जैसी कई औरतों को छोड़कर अपनी पसंद की किसी मॉडर्न लड़की से शादी कर लेगा और ये रात उसके लिए उस पुरानी जिंदगी से पीछे छुड़ाने का पहला कदम साबित होगी। शाम ढलते ही जब सलमा तैयार होकर सामने आई तो वो वाकई किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी, मगर कमाल की नज़रों में उसके लिए कोई सताइश नहीं थी, बल्कि वो उसे एक ऐसी कीमती शाह के तौर पर देख रहा था जिसे बेचकर उसे एक बड़ा मुनाफा कमाना था। सलमा ने बड़ी शर्मिंदगी और मोहब्बत से कमाल की तरफ देखा और कहा, कमाल साहब, मैंने सुना है कि शहर की पार्टियां बहुत बड़ी होती हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। कमाल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ तुम्हें सिर्फ वही करना है जो मैं कहूँगा और सेठ साहब की हर बात को मानना तुम्हारा फ़र्ज होगा, क्योंकि वो मेरे मोहसिन है और मेरी तरक्की उनके हाथ में है। सलमा को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका शौहर मोहसिन के नाम पर उसका सौदा कर चुका है और वो मासूमियत से सर हिलाकर उसकी हर हिदायत मानने का वादा कर बैठी। जब वो दोनों गाड़ी में बैठे तो सलमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो बार बार अपने हाथों को आपस में मसल रही थी। कमाल ने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की रोशनियों से दूर उस रास्ते पर डाल दी जो फार्म हाउस की तरफ जाता था। गाड़ी में खामोशी थी, मगर कमाल के जहन में एक तूफान बरपा था। जहां वो अपनी नई गाड़ी, नए घर और बुलंद समाजी रुतबे के नक्शे बना रहा था, उसे गाड़ी की रफ्तार कम लग रही थी, क्योंकि वो जल्द अज जल्द इस सौदे को मुकम्मल करके अपनी कीमत वसूल करना चाहता था। रास्ते में जब सलमा ने पूछा कि क्या हम किसी दूर दराज की जगह जा रहे हैं, तो कमाल ने उसे सख्ती से डांट दिया, तुम खामोश रहो और ज्यादा सवाल न करो। उसकी डांट ने सलमा के दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा कर दिया और उसे महसूस होने लगा कि कुछ है जो ठीक नहीं है, मगर वो अपने शौहर पर अंधा यकीन रखती थी
इसीलिए खामोश होकर खिड़की से बाहर अंधेरे को देखने लगी, जहां उसकी बर्बादी का सामान तैयार किया जा चुका था। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद जब गाड़ी शहर की हदूद से बाहर निकल गई तो सड़क के दोनों तरफ सिर्फ दरख्त और खामोशी थी, जो किसी हौलनाक अंजाम का पता दे रही थी। कमाल के चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ गई थी और उसकी आंखें सिर्फ सड़क पर जमी हुई थी। वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, क्योंकि उसने अपना रास्ता चुन लिया था और उस रास्ते की मंजिल सिर्फ और सिर्फ हवस और लालच थी। सलमा ने एक बार फिर हिम्मत करके पूछा, कमाल साहब, ये रास्ता तो बहुत सुनसान है, कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए? मगर कमाल ने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। उसे मालूम था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है और वो इस दलदल में इस कदर उतर चुका है जहां से सिर्फ तबाही उसका मुकद्दर होगी। मगर वो उसे अपनी कामयाबी समझ रहा था। फार्म हाउस की बत्तियां अब दूर से नजर आने लगी थी और कमाल का दिल फतह के एहसास से भर गया था, जबकि उसे ये खबर नहीं थी कि ये रोशनियां उसकी जिंदगी के अंधेरे का आगाज होने वाली है। गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ कमाल के लहजे की तलखी और उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सलमा की मुसलसल आहुजरी अब उसे एक शोर महसूस हो रही थी जो उसकी कामयाबी के ख्वाबों में खलल डाल रहा था। उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बहुत ही सर्द आवाज में कहा कि अगर तुमने आज मेरी बात ना मानी और सेठ को नाराज किया तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाएगा और मैं तुम्हें तलाक देकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। तलाक का लफ्ज सुनते ही सलमा जैसे जीते जी मर गई और उसके सारे वास्ते और दुआएं उसके हलक में ही फंस कर रह गईं, क्योंकि वो एक देहाती और वफाशवार औरत के लिए शौहर का घर ही उसकी कुल कायनात होती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस मर्द की इज्जत के खातिर वो दुनिया से लड़ सकती थी, वो मर्द आज एक मामूली ओहदे और नौकरी के खातिर उसे किसी गैर मर्द की दहलीज पर छोड़ने जा रहा है। कमाल का दिमाग उस वक्त सिर्फ मैनेजर की कुर्सी और नोटों की गड्डियों के गिर्द घूम रहा था और उसे अपनी बीवी के बहते हुए आंसुओं में सिर्फ अपना रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा था, जिसे वो किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जब गाड़ी फार्म हाउस के बड़े गेट पर रुकी तो कमाल के चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा मार्का सर करने वाला हो। चौकीदार ने बाहर निकलकर गाड़ी का मुआयना किया और बड़े सपाट आवाज में कमाल से कहा, सेठ साहब का हुक्म है कि सिर्फ मैडम ही अंदर जाएंगी और आपको बाहर ही रहकर उनका इंतजार करना होगा। सलमा ने घबराकर कमाल का हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया जैसे कोई डूबता हुआ इंसान सहारे के लिए पुकार रहा हो, और उसकी आंखों में छुपा खौफ किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकता था। मगर कमाल के अंदर का इंसान तो हवस के बोझ तले दबकर मर चुका था, इसीलिए अब गैरत और शर्म महज अल्फाज थे जिनकी उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये चंद घंटों की बात है, उसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उसने बड़ी बेदर्दी से सलमा का हाथ अपने बाजू से झटका और उसे गाड़ी से उतरने का इशारा किया, जैसे वो उसका शौहर नहीं बल्कि कोई अजनबी दुश्मन हो। सलमा जब गाड़ी से नीचे उतरी तो उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और उसे अपनी रूह तक कांपती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे अपनी बर्बादी का यकीन हो चुका था। कमाल ने उसके करीब जाकर उसके कान में दबी आवाज में आखिरी बार किया, याद रखना, अगर तुमने अंदर जाकर कोई तमाशा किया या सेठ को खुश ना कर सकी तो फिर तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वो रोती हुई और फरियादी नजरों से उसे देखती रही, लेकिन कमाल ने फौरन अपना रुख मोड़ लिया और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगा ली ताकि उसे सलमा का मासूम और टूटा हुआ चेहरा नजर न आए। सलमा ने जब देखा कि उसका मुहाफिज उसका सौदा कर चुका है तो वो इंतहाई बोझल कदमों के साथ उस बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी जहां से उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। कमाल ने इत्मीनान का सांस लिया और सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए अपनी कामयाबी के महल तामीर करने लगा। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वो जिस औरत को कुर्बान कर रहा है वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। कमाल गाड़ी के बोनट से टेक लगाए मुसलसल सिगरेट पर सिगरेट सुलगा रहा था और उसकी नजरें बार बार अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी की तरफ उठ रही थी, जहां वक्त जैसे रुक सा गया था। उसे वहां खड़े हुए अब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, लेकिन उसे इस तवील इंतजार में कोई थकन या उकताहट महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसका जहन मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाबों में उलझा हुआ था। वो तसव्वुर में उस मैनेजर की अजीमो शान कुर्सी पर बैठ चुका था जिसका वो पिछले 3 साल से दिन रात ख्वाब देखा करता था, और उसे वो तमाम शाहाना सहूलियात और मराहत नजर आ रही थी जो उसे अब बहुत जल्द मिलने वाली थी। उसने सोचा कि कल जब वो ऑफिस जाएगा तो उसका रोब और दबदबा ही अलग होगा, और वो तमाम लोग जो अब तक उसे एक मामूली असिस्टेंट मैनेजर समझते थे अब उसके सामने हाथ बांध कर खड़े होंगे। उसे अपनी तरक्की के सामने सलमा की तकलीफ या उसकी मुमकिन सिस्कियां बहुत मामूली लग रही थी, क्योंकि उसकी नज़र में सलमा की औकात एक ऐसी अनपढ़ और सादा औरत से ज़्यादा नहीं थी जो सिर्फ घर के कामकाज और खिदमत के लिए ही पैदा हुई थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो अपनी गैरत और अपनी खानदानी इज्जत को एक अंधी खाई में फेंक चुका है, बल्कि उसे तो अपनी इस चालाकी पर फख्र हो रहा था
कि उसने कितनी आसानी से सेठ वकार को राजी कर लिया है और अपनी तरक्की की राह हमवार कर ली है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था, लेकिन कमाल के इरादे और उसका बेलगाम लालच उसे मुसलसल शय दे रहा था कि बस थोड़ी देर की बात है और फिर सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और फिजा में उड़ते हुए धुएं के बादलों में अपनी नई लग्जरी गाड़ी और बंगले के नक्शे तलाश करने लगा, जो अब उसकी पहुंच से जरा भी दूर नहीं थे। उसे सलमा का वो रोता हुआ मासूम चेहरा याद आया, जो गाड़ी से उतरते वक्त बेबसी से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसने उसे महज एक जज्बाती ड्रामा करार देकर अपने जहन से झटक दिया, क्योंकि उसके नजदीक देहाती औरतें तो होती ही ऐसी हैं जो बात बात पर रोना धोना शुरू कर देती हैं। उसे अपने जदीद, पढ़े लिखे और मॉडर्न होने पर बड़ा नाज था, लेकिन उस मनहूस लम्हे उसकी तमाम तर तालीम, उसकी तहजीब, उसकी हवस भरे दिमाग के सामने ढेर हो चुकी थी और वो एक दरिंदे की तरह अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। वो बार बार ये सोचकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब उसे अपने अखराजात पूरे करने के लिए किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अपनी मर्जी की वो जिंदगी गुजार सकेगा जहां सलमा जैसे बोझ की कोई जगह नहीं होगी। उसे उस सन्नाटे में भी अपने प्रमोशन लेटर पर होने वाले दस्तखतों की आवाज सुनाई दे रही थी और उसकी हवस ने उसे इस कदर अंधा कर दिया था कि उसे इंसानियत और दरिंदगी का बुनियादी फर्क भी भूल गया था। 2 घंटे गुजर चुके थे और अब कमाल के अंदर थोड़ी सी बेचैनी पैदा होने लगी थी, लेकिन ये बेचैनी सलमा की फिक्र में नहीं थी, बल्कि उसे ये खौफ सता रहा था कि कहीं कोई काम खराब ना हो गया हो और उसका सौदा अधूरा न रह जाए। उसे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि सेठ वकार ने अगर उसे मैनेजर ना बनाया तो वो क्या करेगा, लेकिन फिर फौरन ही उसे सेठ का वो पूरा एतमाद और मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ जाता जिसने उसे बड़ी खामोशी से कामयाबी की यकीन दहानी करवाई थी। वो बार बार गाड़ी के गिर्द चक्कर लगा रहा था और अपनी इस फर्जी कामयाबी के जश्न की मंसूबाबंदी कर रहा था कि वो किस तरह अपने दोस्तों को शहर के सबसे महंगे होटल में डिनर देगा और अपनी दौलत का रोब जमाएगा। उसने ये भी सोच लिया था कि सलमा को अब वो कभी किसी महफिल में अपने साथ नहीं ले जाएगा और इस रात के बाद वो उसे घर के कोने में पड़ा रहने देगा ताकि वो उसके समाजी उरूज के रास्ते में कभी रुकावट न बन सके। उसके लिए ये रात महज एक कारोबारी सौदा थी जिसकी कीमत उसे बहुत जल्द मिलने वाली थी और वो इस कीमत को वसूल करने के लिए किसी भी इखलाकी हद को पार करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसका ज़मीर अब मुकम्मल तौर पर मर चुका था और उसे सिर्फ अपना ज़ाती फ़ायदा और कुर्सी ही नजर आ रही थी। उसका यह इंतज़ार दरअसल उसकी अपनी इंसानियत की तबाही का इंतज़ार था, जिसका उसे उस वक्त ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। कमाल के आसाब अब जवाब दे रहे थे और उसकी सिगरेट की डबिया भी ख़त्म होने के करीब थी जब फार्म हाउस का वो बड़ा दरवाज़ा खुला और कमाल ने बेसब्री से अपनी गर्दन मोड़ कर देखा तो उसे सलमा बाहर आती दिखाई दी। लेकिन ये वो डरी सहमी औरत नहीं थी जिसे वो 2 घंटे पहले यहाँ छोड़कर गया था। सलमा के कदमों में एक ऐसी मजबूती और वक़ार था जो कमाल ने अपनी पूरी अज़दवाजी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था और उसका सर फख्र से बुलंद था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो और उसे अब किसी की परवाह न हो। उसके एक हाथ में चमड़े का एक वजनी बैग था जिसकी जिप से झांकती हुई नोटों की गड्डियां कमाल की आंखों में चकाचौंध पैदा कर रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। आखिरकार उसकी मेहनत और उसका इंतजार रंग ले आया है। सलमा ने कमाल की तरफ एक नजर देखना भी गवारा नहीं किया और खामोशी से गाड़ी के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी, जैसे उसे कमाल की मौजूदगी का कोई एहसास ही ना हो और वो उसके लिए अब एक अजनबी बन चुका हो। उसके चेहरे पर मौजूद वो सपाटपन और वो जलाल कमाल को एक लम्हे के लिए परेशान कर गया, क्योंकि उसे तवक्को थी कि सलमा शायद रोते हुए बाहर आएगी या उससे कोई शिकायत करेगी, लेकिन यह मामला बिल्कुल उसकी सोच के बरअक्स निकला। कमाल ने आगे बढ़कर उसका बैग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सलमा ने बड़ी महारत से उसे नजरअंदाज किया और खुद ही गाड़ी में बैठ गई, जिससे कमाल को एक अजीब सी सुबकी महसूस हुई। लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसकी तमाम तवज्जो अब उस बैग पर थी जो सलमा ने अपनी गोद में बहुत मजबूती से रख लिया था और वो उसे किसी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं थी। गाड़ी के अंदर की फिजा इस कदर बोझल और तनाव का शिकार थी कि कमाल को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसके लबों पर एक फातिहाना और घटिया मुस्कुराहट मुसलसल खिलने लगी थी, क्योंकि उसे अपना मुस्तकबिल बहुत रोशन नजर आ रहा था। उसने आईने में सलमा का अक्स देखने की बार बार कोशिश की और बड़ी बेसब्री से सवाल किया, सलमा, अंदर क्या हुआ और सेठ साहब ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? क्या वो तुम्हारी खिदमत से पूरी तरह खुश तो है ना? और क्या इस बैग में वही नाम है जिसका उन्होंने मुझसे पिछले हफ्ते वादा किया था? उसने कई सवालात एक ही सांस में कर डाले, लेकिन सलमा की जानिब से सिर्फ एक गहरी और हौलनाक खामोशी मिली जो कमाल के जोशो खरोश को आहिस्ता आहिस्ता एक अनजाने खौफ में बदल रही थी, मगर वो अपने लालच के हाथों मजबूर था। सलमा की आंखें बाहर सड़क के अंधेरे पर जमी हुई थी और उसके वजूद से उठने वाली बेजारी कमाल को तिलमिलाने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन वो खुद को ये कहकर बार बार तसल्ली देता रहा कि शायद ये औरत
इतनी बड़ी दौलत एक साथ देखकर अपना जहनी तवाजुन खो बैठी है। उसे लग रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ जीत लिया है और अब उसे इस कंपनी का ताकतवर मैनेजर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और वो नए ऑफिस में अपनी शानदार कुर्सी और नए अमले के बारे में सोचकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। कमाल ने बार बार गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई क्योंकि वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर उस बैग की हकीकत और उसमें मौजूद दौलत को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसका दिल नोटों की गिनती करने के लिए बेचैन हो रहा था, जबकि सलमा की पुरस्कार खामोशी उसे किसी आने वाले बड़े तूफान का पता दे रही थी, जिससे वो उस वक्त बिल्कुल बेखबर और मुतमईन था। जैसे ही गाड़ी उनके घर के पोर्च में रुकी तो सलमान ने एक सेकंड का भी इंतजार नहीं किया और बैग उठाकर सीधी बेडरूम की तरफ चल पड़ी, जहां कमाल उसके पीछे तकरीबन भागता हुआ दाखिल हुआ, क्योंकि उसका सब्र अब जवाब दे चुका था। कमरे में पहुंचते ही सलमा ने अपनी पूरी जिस्मानी ताकत से वो भारी बैग कमाल के कदमों में पटक दिया, जिसके नतीजे में नोटों की कई गड्डियां उछलकर फर्श पर इधर उधर बिखर गई और पूरा कमरा जैसे नोटों से भर गया हो, जिसे देखकर कमाल की आंखें फटी की फटी रह गई। कमाल ने जब इतनी बड़ी रकम एक साथ देखी तो वो दीवानावार उन नोटों को छूने के लिए जमीन पर झुका, लेकिन सलमा के अगले जुमले ने उसे अपनी जगह पर मुंजमद कर दिया। उसके माथे पर पसीने छूट गए। सलमा ने बहुत ही बुलंद और जानदार आवाज में कहा, कमाल साहब, ये ले लें अपनी वो कीमत जिसके लिए आपने अपनी गैरत, अपना ईमान और अपनी बीवी की हुर्मत का सरेआम सौदा किया था, और जिस औहदे की खातिर आपने मुझे एक अजनबी मर्द के सामने पेश किया था, वो औहदा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उसने कमाल की आंख में शदीद हिकारत से देखते हुए मजीद कहा, याद रखना, जिस अल्लाह पर मेरा पुख्ता ईमान है उसने आज मेरी लाज रख ली, लेकिन तुमने आज अपनी इंसानियत और मेरा बरसों का भरोसा दोनों हमेशा के लिए खो दिए हैं, और आज के बाद मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं और इस घर और तुम्हारी जिंदगी से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये कहकर वो मुड़ी और दूसरे कमरे में जाकर जोर से कुंडी लगा ली, जबकि कमाल नोटों के ढेर के दरमियान एक बेजान बुत की तरह खड़ा रह गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जाहिरी जीत पर खुशी मनाए या उस हकीकी हार पर मातम करे जो उसे सलमा के बदले हुए लहजे और फैसले की सूरत में मिली थी। उसका तकब्बुर और उसकी हवस उसके पांव तले बिखरे हुए नोटों की तरह बुरी तरह पामाल हो चुके थे, और उसे अपनी जिंदगी में पहली बार अपने वजूद से घिन आने लगी थी। लेकिन उसका लालची दिल अब भी उन नोटों को संभालने की फिक्र में मुब्तला था, जो उसकी मुकम्मल बर्बादी की पहली किस्त साबित हो रहे थे, और वो अपनी इस जिल्लत का अंदाजा भी नहीं कर पा रहा था जो उसे कल सुबह ऑफिस में मिलने वाली थी। कमाल के कांपते हाथों में वो सफेद लिफाफा था जिस पर उसकी कंपनी का मोनोग्राम बना हुआ था, और कमरे में फैली हुई वो पुरस्कार खामोशी उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसे एक लम्हे के लिए लगा कि शायद उस लिफाफे के अंदर वो खुशखबरी है जिसके लिए उसने अपनी गैरत और अपनी वफादार बीवी का सौदा किया था, मगर जैसे ही उसने लिफाफा खोला और उसके अंदर मौजूद तहरीर पर नजर डाली तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई और उसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर हो गया। खत में सेठ वकार ने लिखा था, कमाल साहब, मुझे अपनी बूढ़ी माँ के लिए एक ऐसी नेक सीरत और बाहया खातून की जरूरत थी जो बिस्तर मर्ग पर उन्हें कुरान सुना सके और उनके आखिरी लम्हात में उनकी देखभाल कर सके, क्योंकि मेरी माँ की यही आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके पास कोई परहेजगार खातून मौजूद रहे। मैंने आपकी बीवी का इंतखाब इसलिए किया था कि मैंने आपसे उनकी सादगी और नेकी के किस्से सुने थे, और मैंने सोचा था कि एक मुलाजिम होने के नाते आप मेरी ज़ाती ज़रूरत में मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपने तो मेरी इस बात का वो मतलब निकाला जो सिर्फ एक गंदा और गलीज दिमाग ही सोच सकता है। सेठ वकार का एक एक हुर्फ कमाल के लिए किसी कोड़े की तरह था जो उसकी रूह को जख्मी कर रहा था और उसे अपनी औकात दिखा रहा था। खत में मजीद लिखा था कि जब आपकी बीवी मेरे फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई तो वो बुरी तरह कांप रही थी और उसने मेरे कदमों में गिरकर अपनी इज्जत की भीख मांगी। तब मुझे अंदाजा हुआ कि आप कितने कमजर्फ और बेगैरत इंसान हैं, जिसने एक मामूली नौकरी और तरक्की के खातिर अपनी शरीक हयात को किसी दरिंदी के सामने फेंकने पर एक लम्हा भी जाया नहीं किया। ये पैसे जो इस बैग में मौजूद है वो आपकी बीवी की पाक दामनी और उसके सब्र का इनाम है, जो मैं उसे एक बाप और भाई की हैसियत से दे रहा हूँ, ताकि वो अपनी जिंदगी आप जैसे घटिया इंसान के बगैर इज्जत और वकार से गुजार सके। और जहां तक आपका ताल्लुक है तो मेरी कंपनी में आप जैसे बदकिरदार शख्स के लिए अब कोई जगह नहीं है, इसीलिए आपको इसी वक्त नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। और मैंने पुलिस को भी इस तमाम वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है कि आपने अपनी बीवी को किस तरह डरा धमका कर यहाँ भेजा है। कमाल के हाथ से वो खत गिर गया और वो बेजान होकर वहीं फर्श पर बिखरे हुए नोटों के ढेर पर गिर गया, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था कि उसने अपनी हवस की खातिर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर ली है। वो दीवाना वार उठा और उस कमरे की तरफ भागा जहां सलमा ने खुद को बंद कर रखा था, और वो पूरी कुव्वत से दरवाजा पीटते हुए माफी मांगने लगा। उसकी आवाज में वो सारा तकब्बुर और गुरूर
अब खत्म हो चुका था, जिस पर वो कभी नाज करता था, और वो बार बार दीवारों से अपना सर टकरा कर रो रहा था कि सलमा मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि सेठ साहब की नीयत इतनी साफ है। उसे रह रहकर वो तमाम लम्हे याद आ रहे थे जब उसने सलमा की सादगी का मजाक उड़ाया था और उसे एक बोझ समझकर अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश की थी। मगर अब पछतावे के सिवा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। थोड़ी देर के बाद जब कमरे का दरवाजा खुला तो सलमा बाहर निकली, लेकिन उसकी आंखों में अब कमाल के लिए कोई हमदर्दी या मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक गहरी नफरत और बेजारी की लहर थी जो कमाल को जलाकर राख कर रही थी। उसने अपने हाथ में वही पुराना कपड़े का थैला पकड़ रखा था जो वो शादी के वक्त अपने गांव से लेकर आई थी, और उसने कमाल की तरफ देखे बगैर सपाट लहजे में कहा, कमाल साहब, माफी मांगने का वक्त अब हमेशा के लिए गुजर चुका है, क्योंकि जिस रिश्ते में इज्जत और मान ना रहे वो रिश्ता सिर्फ एक मुर्दा लाश की तरह होता है, और आपने तो उस लाश का भी सौदा कर दिया था। सलमा खामोशी से घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी और कमाल उसके पीछे गिड़गिड़ाता रहा कि तुम इस वक्त रात के इस पहर अकेली कहाँ जाओगी और लोग क्या कहेंगे। लेकिन सलमा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे अब किसी सहारे या किसी घर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके अल्लाह ने उसे वो हिम्मत दे दी थी जिसके सामने कमाल की सारी दौलत और आदा हित साबित हो चुके थे। जैसे ही वो घर की दहलीज से बाहर निकली, कमाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी की सारी बरकत और सुकून उसके साथ ही रुखसत हो गया है, और अब वो उस बड़े आलीशान घर में सिर्फ उन कागज के नोटों के साथ अकेला रह गया है जिनकी अब उसके लिए कोई कीमत नहीं थी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी के सायरन गली में गूंजने लगा और कमाल को अपनी मुकम्मल बर्बादी का यकीन हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब उसे इस जुर्म की सजा भुगतनी होगी जो उसने अपनी हवस की खातिर किया था। कमाल को जब पुलिस हथकड़ी लगाकर गाड़ी की तरफ ले जा रही थी तो उसने आखिरी बार अपने उस ठंडे और खामोश घर की तरफ देखा जहां अब सिर्फ अंधेरा था और वो नोट फर्श पर पड़े हुए थे। उसे उसकी घटिया सोच की याद दिला रहे थे। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि इंसान को कभी भी अपने रिश्तों की कदर नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जब लालच सर चढ़कर बोलता है तो वो इंसान से उसकी सबसे कीमती मता छीन लेता है। कमाल की कहानी अब अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी और उसका ये हाल आने वाले तमाम खुदगर्ज इंसानों के लिए एक इबरत बन गया था। जो दौलत की खातिर अपनी गैरत का सौदा कर देते हैं, वो अब ना मैनेजर था और ना ही किसी का शौहर, बल्कि वो सिर्फ एक ऐसा मुजरिम था जिसने अपनी हवस की आग में अपना सब कुछ जलाकर राख कर दिया था, और अब उसके पास पछतावे के आंसुओं के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा था, क्योंकि वक्त अब उसके हाथ से रेत की तरह फिसल चुका था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।